हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी सुरक्षा मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का किया ऐलान। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा होगी जांच में शामिल। पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 11 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई बैठक के बाद पूर्व आईपीएस किरण बेदी और स्मृति ईरानी का आया बयान। किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का किया स्वागत। वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया जमकर हमला। चंडीगढ़ के मोहाली में सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने कहा, आपकी सरकार बनी तो 10 एजेंडे पर करेंगे काम। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट किया जारी। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले पर कोर्ट में नहीं हुए थे हाजिर। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक की जांच 5 सदस्यों की कमेटी करेगी। इसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक भी लगा दी है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय दोनों ने मामलों की जांच के लिए अपनी अपनी कमेटी बनाई थी। दोनों ने एक दूसरे पर जांच पर भरोसा नहीं होने की बात कही थी। इस पर कमेटी में जस्टिस इंदु मल्होत्रा, एनआईए डीजी चंडीगढ़ और पंजाब के एडीजीपी शामिल होंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जल्द से जल्द मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड कमेटी के चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को सौंप दिए जाए। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस कमेटी में शामिल है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में समय सीमा तय नहीं की है और कोर्ट ने कहा है कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी के 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने शुरुआत में ओपन एयर थिएटर युक्त एक प्रेक्षागृह पुरुंथ लेबर कामराजर मणि मंडपम का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से पुडुचेरी सरकार ने निर्मित किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा समारोह में अपना संबोधन दिया और पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माँ की महान संतान स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने भाषण के लिखित हिस्से को कोर्ट को सौंपा है और कहा है कि उनकी भाषा ऐसी है जिनको वह पढ़ नहीं सकते। सिब्बल ने कहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और धर्म संसद होने वाले हैं जिनमें चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल कोर्ट ने आने वाले वक्त में होने वाली धर्म संसदों पर रोक नहीं लगाई है। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड की सरकार को इस पर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब मामले की सुनवाई 10 दिनों बाद होगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने कहा था कि यूपी के विभिन्न जिलों में आने वाले वक्त में कई धर्म संसद होनी है। यहाँ ऊना, दासना और अलीगढ़ का जिक्र किया गया है और कहा है कि इससे चुनावी माहौल गर्म हो सकता है। सिब्बल ने इन पर रोक की मांग की थी और फिलहाल ऐसी धर्म सांसदों पर रोक नहीं लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई समिति के गठन के बाद पूर्व आईपीएस किरण बेदी और स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है, जहां एक तरफ किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और वहीं पीएम सुरक्षा चूक मामले पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। किरण बेदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इसकी ज़रूरत थी क्योंकि यह पंजाब सरकार और सिब्बल प्रशासन दोनों द्वारा बहुत ही संकटपूर्ण व्यवहार था और ये देश के बाकी हिस्सों के लिए एक बहुत खराब उदाहरण है।
वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पंजाब प्रशासन को पीएम सुरक्षा में होने वाली चूक की जानकारी थी, कांग्रेस को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई जिससे पीएम को सुरक्षित किया जा सकता था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी तो छोड़ दी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए हैं या नहीं, इस बात पर संशय अभी बना हुआ है। इस सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए हैं या नहीं। इस सवाल के उठने की वजह है स्वामी खुद का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो 14 जनवरी को बताएंगे कि उनका क्या फैसला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक उनका फैसला बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। स्वामी प्रसाद ने क्या कहा, 14 जनवरी को आपको पता चलेगा और जो भी मेरे साथ पार्टी में शामिल होंगे उनके चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। हम 2 दिन तक संवाद करेंगे। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर के कोर्ट ने उनको आगामी 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है और साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में स्वामी प्रसाद के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय हुई है। केजरीवाल चंडीगढ़ के दौरे पर है और लगातार अपनी सरकार को बनाने के लिए पंजाब में नए नए वादों की झंडी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने चंडीगढ़ के मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो ऐसे 10 एजेंडे हैं जिन पर सरकार बनने के बाद काम किया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने अपने 10 एजेंडों का जिक्र करते हुए कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला के खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे। खेती व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। रोजगार के अवसर पैदा करना, नशे के सिंडिकेट को खत्म करना, पंजाब में शांति व्यवस्था कायम करना और भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब शिक्षा व्यवस्था को शानदार करना। पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे और पंजाब में 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की बात कही है। केजरीवाल ने कहा है कि हमने लोगों के इनपुट के आधार पर एक पंजाब मॉडल तैयार किया है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया खुशहाल और तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, विकास वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे, जिसमें ये 10 बड़े बड़े एजेंडा होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर उन पर निशाना साधा है और केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। चन्नी सरकार इसे संभाल नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा। इतने सालों में बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे थे। ये सिलसिला अब बंद होगा और पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी के कांड, बम ब्लास्ट, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो रही है, इस पर अब गौर किया जाएगा और पंजाब के हालात फिर से सुधरेंगे। आवाज दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके।
और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। इस दौरान यानी चुनाव में पहले सभी पार्टियों की जबरदस्त रैलियां देखने को मिली हैं। करोड़ों रुपए की घोषणाएं भी हुई हैं। सभी दलों ने जनता का दिल जीतने के लिए कई लुभावने वादे भी किए हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव जीतने और राज्य में अपनी सत्ता बनाने के लिए पार्टियों ने दूसरे दलों के साथ गठबंधन भी किए हैं। बीजेपी ने निषाद का सहारा लिया तो सपा ने रालोद से। यूपी में अब तक एक और गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है और ये गठबंधन सपा और एनसीपी के बीच देखने को मिलेगा। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यूपी में एनसीपी और सपा का गठबंधन होना तय है। नवाब मलिक ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला लिया गया था। हमने जो सीटें मांगी हैं उस पर चर्चा की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में सपा और एनसीपी एक साथ यूपी के चुनाव को लड़ सकती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है। इसी के साथ कई पार्टियां द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। वहीं खबरें हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डीडी हाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस की डीडी हाट सीट से अभी 8 दावेदारों ने हरीश रावत को इस सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि हरीश रावत को डीडी हाट सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के प्रस्ताव के कांग्रेस दावेदारों ने सर्वसम्मति से पास कर प्रदेश नेतृत्व को भेजा है। गौरतलब है कि डीडी हाट सीट पर 25 साल से भाजपा के कब्जे हैं। इस सीट से भाजपा के बिशन सिंह चूफाल विधायक हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस को लगता है कि इस सीट से हरीश रावत को प्रत्याशी बनाए जाने से इतिहास बदल सकता है। पूरे भारत के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना और ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जहां जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है तो वहीं हरिद्वार जेल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां इससे पहले शासन के आदेश पर हरिद्वार जेल में बंद कैदियों की मुलाकात बंद कर दी गई थी, तो अब बुधवार को हरिद्वार की जेल में एक बैरक को आइसोलेशन बैरक के रूप में बदल दिया गया है, जहां बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जाएगा। एक तो जो मुलाकातें हैं शासन द्वारा जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रिजन इनमेट कॉलिंग के सिस्टम के माध्यम से वो बंदीगण जो है अपने परिजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। द्वितीय, हमारे द्वारा एक बैरक को जो है आइसोलेशन बैरक में बदल दिया गया है और जो भी नए बंदे आ रहे हैं उसको उस बैरक में रखा जा रहा है। 14 जनवरी को होने वाली माघ मेले की तैयारियां प्रयागराज में जोर शोरों पर चल रही हैं। मेले की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव एन मिश्रा ने कहा है कि माघ मेला 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और पुलिस की ओर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मेले में आने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा जो मेले की तैयारियों में जुटे हुए हैं उनके लिए भी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। मिली जानकारी के अनुसार मेले की तैयारियों में जुटे 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिन्हें कोरोना जाँच के बाद आइसोलेट कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना से लड़ने के लिए नई पाबंदियां और भी सख्त कर दी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले स्थिर हो गए हैं और जल्द ही संक्रमण कम होने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि कल दिल्ली में 21,000 के करीब मामले थे और जिनमें 32 मौतें थी। हालांकि अस्पतालों में 15% बेड भी भरे थे। वहीं पिछले 3 से 4 दिनों में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या एक जैसी है। ऐसे में अब उम्मीद है कि अब राजधानी में मामले घटेंगे। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क नहीं पहनने के लिए 4,434 लोगों के खिलाफ
कार्रवाई की है। आंकड़ों के मुताबिक 11 जिलों में मास्क के उल्लंघन के लिए 4,434 लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 107 सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 17 और शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन के लिए 2 लोगों के चालान किए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मास्क पहनने के नियम का सबसे अधिक उल्लंघन दक्षिण पूर्व जिले में हुआ है, जहां 780 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं पूर्व में 730, उत्तर में 583 और दक्षिण पश्चिम में 559 लोगों का चालान काटा गया है। नई दिल्ली जिले में सबसे कम 156 लोगों को जुर्माना देना पड़ा है। राजस्व विभाग की प्रवर्तन टीमों ने रेस्टोरेंट, होटल, बाजारों और स्थानों पर बड़ी संख्या में टीम तैयार की गई है। डॉक्टरों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ है। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 आज यानी 12 जनवरी से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 लंबे समय से टल रही थी। इस देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय कोटा सीटों के भीतर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा शुरू करने के साथ सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए केंद्र को नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की भी अनुमति दी है। मीटर रीडरों की ओर से काफ़ी लंबे समय से वेतन न मिलने से आक्रोश है। मीटर रीडरों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है। इसी के वजह से उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा है और आज लगभग 3 दर्जन मीटर रीडरों की ओर से विद्युत उपखंड इजलास पर जमकर प्रदर्शन किया और उनकी ओर से एक ज्ञापन देते हुए वेतन वृद्धि और वेतन देने की मांग की है। और हमें पिछले 4 महीने से कोई भी वेतन में 1 पैसा भी नहीं मिला है और पिछली कंपनी में हमें 1350 का टारगेट था, अब 1850 का कर दिया है। और उसके अलावा 400 बिल हमें जमा करने हर मंथ, इसका भी हमें दबाव दिया जा रहा है। वॉलेट रिचार्ज करने का दबाव दिया जा रहा है, जबकि हमें वेतन नहीं मिला है तो वॉलेट रिचार्ज कहाँ से कराएं। इसके अलावा मंथली 2500 रुपये की पेट्रोल भी खर्चा हो जाता है। तो इसमें हमें आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसका ज्ञापन हम एक्सचेंज साहब को और एसडीओ साहब को देने आए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने संविदा भर्ती के नियम जारी कर दिए हैं। नियमों के तहत संविदा पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। इसमें आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा और उसके आधार पर आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा संविदा कर्मियों के मानदेय में सालाना 5% का बढ़ोतरी की जाएगी। पहली बार जारी हुए इन नियमों का कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आरक्षित वर्ग के पुरुष और सामान्य महिला को 5-5, आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी और संविदा कर्मियों पर अवकाश और मेडिक्लेम के प्रावधान भी लागू होंगे। इसका संविदा कर्मियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। राजस्थान सोलर रूफटॉप देश भर में तीसरे पायदान पर आ गया है। राजस्थान में अब तक 612 मेगावाट कैपेसिटी डेवलप कर ली गई है। 20,000 से ज़्यादा कनेक्शन प्रदेश में जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 516 मेगावाट के रूफ टॉप प्लांट लगाए गए हैं। देश में पहले नंबर पर गुजरात और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। गुजरात में 1,527 मेगावाट और महाराष्ट्र में 861 मेगावाट की पीसीटी डेवलप की जा चुकी है। राजस्थान में मौजूदा गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 2.48 लाख नए कृषि कनेक्शन समेत 20.63 लाख बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं और ग्रामीण के इलाकों में 12.55 लाख घरेलू कनेक्शन, शहरी इलाकों में 3.51 लाख घरेलू कनेक्शन और 3,319 बीपीएल कनेक्शन इसमें शामिल हैं। तो वहीं मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 60,672 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा में सरकारी अध्यापकों के शीतकालीन अवकाश खत्म हो रहे हैं, इसलिए
13 जनवरी से अध्यापकों के लिए स्कूल खोले जाएंगे और उन्हें नियमित दिनचर्या के साथ स्कूल पहुंचना होगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल प्रिंसिपलों को आदेश जारी करके रोस्टर के अनुसार 50% अध्यापक स्कूल बुलाने को कहा है। हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अभी बच्चों के 26 जनवरी तक स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि बच्चों को ऑनलाइन काम मिलेगा जो उन्हें घर बैठकर करना होगा। वहीं मोजनी में स्कूली बच्चों को पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवर पाल एक मीटिंग करेंगे जिसमें अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दरअसल प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने 1 से 12 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए थे। बाद में सरकार ने पत्र जारी करके कहा था कि 12 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और अध्यापकों के शीतकालीन अवकाश में गिने जाएंगे। हालांकि संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने 12 जनवरी से पहले ही स्कूलों को 26 जनवरी तक बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब शिक्षकों को स्कूल बुलाने का निर्णय लिया गया है। फरीदाबाद में 22 साल की लड़की की हत्या का आरोपी सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऐसे सीरियल किलर का खुलासा किया है जो पिछले दिनों एक छात्रा के मर्डर में शामिल था। जानकारी के अनुसार सीरियल किलर सिहराज फरीदाबाद के सेक्टर 16 में 10 साल से अधिक समय पहले बंद हुए सिटी हॉस्पिटल में चौकीदारी करता था। बीते 3 साल में उसने 3 किशोरियों समेत 4 लड़कियों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इन सभी मामलों में पहले वो किशोरियों के संग छेड़छाड़ करता था। जब वे उसका विरोध करती थी तो उन्हें मार डालता था। आरोपित सिहराज ने 31 दिसंबर को भी ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया था। इसमें उसने अपने दोस्त की बेटी को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हुए उसी मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने बताया है कि आरोपी सीरियल किलर है और वह 1986 से लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। सिहराज ने 1986 में अपने चाचा और उसके बेटे की हत्या कर दी थी, जिसमें इसे गिरफ्तार भी किया गया था और अब इस पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हरियाणा के टोहाना में प्रदेश सरकार का सब्जी मंडी व्यापारियों ने आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। इस खुशी की वजह सरकार की ओर से सब्जी और फलों पर लगाई गई फीस को घटाकर 0% कर देना है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से सब्जी और फलों पर 2% फीस लगाई गई थी, जिसे कम करवाने के लिए सब्जी मंडी के व्यापारी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि बीते दिनों सब्जी मंडी व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल फीस कम करवाने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिला था। इसी पर संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री ने ट्विटर पर ट्वीट कर सब्जी व फलों पर फीस घटाकर 0% करने की बात साझा की है। इस बात की सूचना मिलते ही सब्जी मंडी व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है तथा अपनी खुशी का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। हमारी खुशी का जो इजहार कर रहे हैं हम बयान करने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन की तरफ से, अपने टोहाना सब्जी मंडी की तरफ से, जिन्होंने हमें मार्केट फीस जो 2% थी वो 0% कर दी गई है। कृषि मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। आज की खुशी, जैसे आपको पता है कि कल जेपी दलाल जी कृषि मंत्री ने हमारी हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन की जो मांग है वो पूरी कर दी गई है। उन्होंने, जैसे कि हम 1.5 साल से पूरा प्रयास कर रहे थे कि हमारी फ़ीस को माफ़ किया जाए, उन्होंने कल ये जो ट्वीट करके हमारे फ़ीस को माफ़ किया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खट्टर साहब का भी करते हैं और राजेश ठकराल जी जो हांसी से भाजपा नेता है, जिन्होंने इस काम के अंदर अपना पूरा सहयोग दिया और हमें मुख्यमंत्री से मिलवाकर हमारी समस्या का हल किया। इस खुशी में हम हरियाणा सब्जी मंडी पूरी मंडियों में लड्डू बांटकर उनका धन्यवाद कर रही है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।